हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है। ठीक है, अगर इसको समझ आओगे ना तो इधर आपको पूरा समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि का वर्णन करें, या तो क्वेश्चन दे दे आधुनिक हिंदी गद्य के विकास उद्भव का वर्णन करें, या तो सिर्फ दे दे हिंदी गद्य के विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको देखने को मिले दोस्तों हिंदी गद्य, ठीक है, तो इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको समझाने से पहले यहाँ पर लाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए हिंदी साहित्य क्या होता है। और हिंदी साहित्य के दो प्रकार होते हैं, एक गद्य साहित्य और एक पद साहित्य। ठीक है, अब ये दोनों क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का मतलब होता है दोस्तों जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो भी, और जिसको हम लोग नाच करके, डांस करके, बोल करके लोगों तक सुनाते हैं। जैसे नाटक में कोई चीज़ लिखा जाता है क्या? नहीं, हम लोग नाटक करते हैं, लोग देखते हैं, है ना। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, ये सब हमारा क्या हो गया? हिंदी साहित्य हो गया। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद साहित्य। ठीक है, गद्य का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम बोल करके या लिख करके अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और वो व्यक्ति सुन करके या तो उसे पढ़ करके अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे कहानी हम बोल भी सकते हैं, कोई दूसरा कोई सुन भी सकता है। हम कहानी को लिख भी सकते हैं, दूसरा कोई उसको सुन भी लेगा। पद का मतलब होता है दोस्तों भावनाओं और विचारों। इसमें ना तो हम लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, यहाँ पे हमारा विचार, हमारा जो भावना है उसको समझा जाता है। जैसे कविता आप लोग देखेंगे 2 ही लाइन का रहता है, पूरा नहीं लिखा रहता है कि इसका पूरा मतलब क्या है, लेकिन वही 2 लाइन में क्या होता है, इसका पूरा बड़ा भावार्थ छुपा हुआ रहता है। उसकी भावनाओं को हमें समझना पड़ता है कि ये कविता क्या कहना चाह रहे हैं, ये कवि जो है वो क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, उसके विचार क्या है ना। तो ऐसे जो भावना और विचार से रिलेटेड हो इसको पद बोलते हैं। और गद्य मतलब जो बोल करके या लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो भाषा का सबसे ज़्यादा जरूरत हमें कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गद्य में जरूरत पड़ता है। भाषा का सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ता है वो कहाँ में पड़ता है? गद्य में पड़ता है। हालांकि पद में भी पड़ता है भाषा का जरूरत, क्योंकि भाषा के बिना किसी भी साहित्य का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कहानी हो गया, ये सब चीज़ों में हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ना कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास का मतलब कि दोस्तों भाषा का यहाँ पर विकास का बात हो रहा है। अब भाषा का कैसे विकास? देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ चाहे तुम आप बोलो चाहे लिखो, चाहे कहानी ही क्यों ना होगी, जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तब तक आपका कहानी का भी विकास नहीं होगा। आखिर भाषा जानोगे तभी तो कहानी को लिखोगे या तो दूसरे तक समझाओगे। तो कहीं ना कहीं चाहे गद्य की विकास की बात हो चाहे पद की विकास की बात हो, भाषा का विकास होगा तभी हमारा गद्य का भी विकास होगा। लेकिन सबसे बेटर जो हमारा होता है वो गद्य होता है, क्योंकि इसमें हम बोल करके भी और लिख करके भी भावना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन पद में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा गद्य इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि गद्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले भूमिका समझते हैं। ठीक है, देखिए आधुनिक काल में, नहीं आधुनिक काल मतलब अभी के टाइम में, ठीक है, अगर वर्तमान युग में देखा जाए तो गद्य की अनेक विधाओं का विकास होता है। देखो गद्य की बात हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गद्य आधुनिक युग की जरूरत भी थी। आधुनिक जो है ना, ये जो गद्य है ना, वो अभी के समय में जरूरत भी है इसका, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका जरूरत भी थी, क्योंकि विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पद की अपेक्षा गद्य में अधिक समर्थ होता है। देखो, पद में भी भाषा का प्रयोग होता है, गद्य में भी होता है, लेकिन बात यहाँ पर यह ना कि एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें कुछ विचार को पहुंचाना है ना, तब पद ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें गद्य की जरूरत पड़ती है। गद्य सबसे ज़्यादा सरल, सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखो, भाषा का प्रयोग इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन गद्य जो है ना वो एक सिंपल तरीका, व्यक्ति कोई भी पढ़ के समझ सकता है। लेकिन जब तक कविता का भावार्थ आपको नहीं पता रहेगा, आप नहीं उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पद की अपेक्षा जो गद्य है ना, एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने में वो सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, इससे पूर्ववर्ती कालों में, कि अभी से जब पहले की समय की बात हो रहा है, ठीक है, यानी बहुत साल पहले साहित्य केवल पद में उपलब्ध था, यानी कि पहले जो था ना वो पद में ही उपलब्ध था, गद्य में नहीं हुआ करता था, है ना। गद्य लेखकों का साहित्य महत्व ना के बराबर था, यानी पहले के टाइम में गद्य का जो महत्व था ना वो ना के बराबर था। महत्व किसका होता था? पद का महत्व होता था। इस काल में गद्य की प्रचुरता और महत्व को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा। देखो, अब इन्होंने ये देखा कि गद्य का तो कहीं महत्व ही नहीं है,
ठीक है। और इस समय में गद्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ऐसा लगा कि गद्य की तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में गद्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के महत्व को देखते हुए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी है ना, इसे कहा गद्य का काल कहा। क्या कहा? गद्य के काल कहा। और इन्होंने ही गद्य काल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आधुनिक हिंदी जो आधुनिक काल में जो गद्य है ना, इसका विकास को कई भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। जैसे भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य यानी कि भारतेंदु युग के टाइम में जो हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर द्विवेदी जी के टाइम में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर छायावादी के समय में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का समय में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो देखेंगे किस प्रकार से हिंदी गद्य का धीरे धीरे विकास होते गया, आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो पहले जानते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य, यानी कि इसमें आगे जो बढ़ाने का काम किया वो, यानी कि जो आगे बढ़ाने का काम किया ना, वो कौन किया? भारतेंदु जी ने किया, ठीक है। आगे बढ़ाने का जो काम किया इसमें भारतेंदु जी ने किया। देखो, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का बहुमुखी विकास हुआ, यानी कि इसके समय में जो हिंदी गद्य है ना, इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इन्होंने न केवल अनेक विधाओं को समृद्ध किया, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि अनेक विधाओं को ही समृद्ध किया, अपितु कई गद्य विधाओं का परिवर्तन भी किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ हिंदी गद्य का विकास किया, बल्कि बहुत सारे हिंदी गद्य का इन्होंने क्या किया? उसका परिवर्तन भी किया, ठीक है। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। इसीलिए इसको यानी भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक टाइम में यानी कि अभी के टाइम में इसको प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तक भी प्रकाशित कर दी। देखो, यानी उन्होंने हिंदी गद्य को आगे लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नामक एक पुस्तक इन्होंने लिख डाला। तो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग के टाइम में भारतेंदु जी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? तो हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा इन्होंने एक किताब लिखा था। आगे देखिए, भारतेंदु ने अपने युग के लेखकों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी कि इसके टाइम में और भी जो लेखक थे ना लिखने वाले, उसको भी प्रेरित किया। किसके प्रति? हिंदी गद्य के प्रति। उनके प्रभाव और प्रयास से लेखकों की एक मंडली तैयार हुआ। अब उनके प्रयास से सबको एक साथ, सभी लेखकों को एक साथ इकट्ठा किए, इससे लिखने वालों की एक मंडली तैयार हो गई, यानी कि लेखकों की एक मंडली तैयार हो गया, जिसने भारतेंदु का परंपराओं को आगे बढ़ाया। और ये जो लेखक थे ना, वो सभी लेखक मिल करके जो भारतेंदु जी का परंपरा था, यानी कि हिंदी गद्य को आगे बढ़ाना, सभी लेखकों ने मिल करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतेंदु मंडली के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्रा, देखो, यानी कि भारतेंदु जी के साथ जो कदम से कदम चला करके आगे बढ़े, जो इसके मंडली में और भी जो लेखक थे, वो थे प्रताप नारायण मिश्रा जी, बालकृष्ण भट्ट जी, और भी बहुत सारे थे। ऐसा नहीं यहाँ पे दो ही मैंने लिखा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे थे। प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, बहुत सारे थे, ठीक है। वे व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था थी, यानी बहुत सारे कवि थे, तो इसको हम व्यक्ति नहीं बोलेंगे, ये सब का एक मंडली था, संस्था था, संस्था तो चलता था, सारे लोगों ने मिल करके हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का काम किए। आगे देखो, अब यहाँ पर यहाँ पे लेखक का नाम भी आया प्रताप नारायण मिश्रा और एक आया बालकृष्ण भट्ट। तो ये दोनों के बारे में लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों ने क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला, प्रताप नारायण मिश्रा जी की गद्य भाषा चलती हुई है। देखो, आने की जो प्रताप नारायण मिश्रा जी के जो द्वारा जो गद्य भाषा दिया गया था ना, वो अभी भी चलती हुई है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसमें मनोरंजन भी दिखाई पड़ता है। इनके यहाँ भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग हुआ। यानी जो प्रताप नारायण मिश्रा जी का जो गद्य भाषा का प्रयोग ये कर रहे थे, इसको विकास जो कर रहे थे, इसमें इन्होंने अरबी फारसी भाषा का प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, मुहावरा का, लोककितियाँ का, ये सब का खूब इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा के सबसे निकट है, यानी जो बोलचाल की जो हमारा भाषा है ना, वो भाषा और जो इसकी भाषा तो लगभग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट था, कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर दो लेखक, एक नारायण मिश्रा और एक देखे बालकृष्ण भट्ट। तो नारायण मिश्रा के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट ने क्या योगदान दिया। तो देखो, भारतेंदु मंडल के दूसरे महत्वपूर्ण लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। इनकी भाषा मिश्र जी की अपेक्षा अधिक शिष्ट है, ठीक है। यानी मिश्र जी की अपेक्षा, यानी मिश्र जी मतलब कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी की अपेक्षा जो बालकृष्ण भट्ट की है, इनकी जो भाषा थी ना बहुत ज़्यादा मिश्र थी, मिश्र जी की अपेक्षा वो क्या थी? अधिक शिष्ट थी,
ठीक है। इनकी जो भाषा है इसके पहले वाले लेखक से यानी प्रताप नारायण मिश्र जी के लेखक जो ये थे, इसकी भाषा से जो हमारे बाल कृष्ण भट्ट की जो भाषा थी वो क्या थी, अधिक शिष्ट थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखो। भाषा विस्तार के संदर्भ में उसका मत था कि किसी भी देश के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपनाते चले, ठीक है। आने देखो, इसकी भाषा से इसका भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, इनका ये मत था, इनका ये मानना था कि कोई भी देश की भाषा हो ना, उसको हम अपने भाषा में मिलाएंगे और उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर दूसरा देश का भाषा है तो उस भाषा को भी हम अपने भाषा में मिलाएंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि मेरे पास, हम लोगों के पास सारे भाषा का क्या हो, ज्ञान हो। आगे देखो, हिंदी गद्य की विकास का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। देखो हिंदी जो गद्य की जो विकास हुआ ना, वो सबसे ज़्यादा इसका हमारा जो किस में विकास हुआ, भारतेंदु युग में ही सबसे ज़्यादा विकास माना जाता है, जो कि हम लोग भारतेंदु युग का ही विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस युग में सर्वाधिक विकास नाटकों का हुआ। इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो नाटकों का हुआ। साथ ही, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, साथ ही लिखना है, ठीक है। साथ ही अनेक भाषाओं की महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद भी हुआ, यानी जो अलग अलग भाषाएं की जो रचनाएं थी ना, उसका अनुवाद भी किया गया। मतलब जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, जो अलग अलग भाषा में उसको लिखा गया था, रचना किया गया था, उसका अनुवाद भी अलग अलग भाषा में किया गया, जिससे गद्य के विकास को बल मिला और गद्य, हिंदी गद्य की क्या हुआ, विकास हुआ। इस युग में अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ, जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग, कहीं कहीं तो पूर्वी बोलियों का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने एक विकास अभी देखा, हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी हम लोगों ने जो विकास देखा वो भारतेंदु युग के टाइम के था, यानी भारतेंदु जी ने इसको विकास की ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। अब उसके बाद अब यहाँ पे द्विवेदी जी का जो पूरा नाम था दोस्तों, वो पूरा का पूरा नाम क्या था इसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी था, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे द्विवेदी, इसका पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन होता है और अब ये हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो भारतेंदु युग के लेखकों ने हिंदी गद्य को समृद्ध किया। देखो इसके पहले कहाँ के लेखक थे जो इसको आगे बढ़ाने का काम करते थे, भारतेंदु युग का, ठीक है। किंतु उसका मानक रूप स्थिर नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन वो अच्छे से उसका विकास नहीं कर पाए, इसका एक मानक रूप नहीं दे पाए। मानक रूप मतलब अच्छा ढंग से विकास, ताकि उसके बाद भी अब विकास हो या ना हो, लेकिन उसका विकास हो चुका है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतलब सही ढंग से बनाना जिसको बोलते हैं, उन्होंने नहीं बनाया। जब कोई चीज़ अधूरा रह जाता है ना, तो हम उसको मानक रूप नहीं कह सकते। तो जो भारतेंदु युग के लेखक थे ना, वो हिंदी गद्य को एक मानक रूप नहीं दे पाए, स्थिर नहीं कर पाए, ठीक है। लेखकों के गद्य भाषा में एक रूपता भी नहीं था, और जो भारतेंदु युग के जो लेखक थे ना, उसकी भाषा में एक रूपता भी नहीं था। भाषा का तो दोष भी था, उनकी भाषाओं में थोड़ा सा दोष था। भले उनके टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ा सा दोष था। दूसरी बात, इस युग में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था, यानी भारतेंदु युग के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। ऐसी स्थिति में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन हुआ और अब ये दूसरी भाषा का भी विकास कर रहे थे। उन्होंने हिंदी भाषा को स्थिर करने और भाषाई दोषों को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो हिंदी भाषा को स्थिर किया, यानी उसको रोका, ठीक है। जो इधर उधर चल रहा था, मतलब जैसे तैसे चल रहा था, उसको स्थिर करने का प्रयास किया, अच्छे से विकास करने का प्रयास किया, और जो भाषा में दोष था उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने रचनाओं की भाषा को सुधार किया, और जो अलग अलग भाषा में जो रचना किया गया था, रचना करते टाइम में जो भाषा में त्रुटियाँ थी, गलतियाँ थी ना, उसको सुधार करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किए। आगे देखो, द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का विकास करने वाले अन्य लेखकों में, देखो अब इनके भी टाइम में अलग अलग लेखक थे, यानी कि जो हमारे द्विवेदी जी के टाइम में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, इसके भी टाइम में अलग अलग लेखक थे। कौन कौन लेखक थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, अध्यापक पूर्ण सिंह जी थे, गणेश शंकर आदि थे। कम से कम 2 लेखक आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये सब लेखक थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनको साथ दिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इन लेखकों में हिंदी गद्य शैली के अनेक रूप में देखने को मिलता है। अन्य ये लेखक जो थे ना, वो हिंदी गद्य के अनेक रूपों में विकास किए, अनेक रूप इनको देखने को मिलते हैं। आगे देखो, द्विवेदी युग में नाटक साहित्य का अधिक विकास नहीं हुआ। इसके टाइम में, अभी हम लोग इसके पहले भारतेंदु युग का देखे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो नाटक था उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, लेकिन इसके टाइम में नाटक का अधिक विकास नहीं हुआ। दूसरी बात,
द्विवेदी जी के गद्य में, यहाँ पे सॉरी गद्य होगा, ठीक है, द्विवेदी जी के गद्य में भी अनेक त्रुटियां मिलती है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो भरतेंदु जी था उसके भी टाइम में बहुत ज़्यादा त्रुटियां देखने को मिला, गलतियां देखने को मिला, लेकिन द्विवेदी जी के भी गद्य में बहुत सारा त्रुटियां देखने को मिल रहा है, यानी कि गलतियां देखने को मिला। जैसे लिंग प्रयोग है ना, लिंग के प्रयोग में इन्होंने अच्छा सा प्रयोग नहीं कर पाए, हिंदी व्याकरण के अनुसार, ठीक है, ना करके संस्कृत व्याकरण के अनुरूप किया, यानी कि इन्होंने हर चीज़ों को हिंदी व्याकरण के अनुरूप नहीं किया बल्कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण के अनुरूप किया। एक थोड़ा सा त्रुटियां यहाँ पे भी पाया गया, तो थोड़ा मोड़ा इनके टाइम में भी क्या हो गया, गलतियां रह गया। अब आता है छायावादी हिंदी युग। धीरे धीरे जो गलती होते जा रहा है धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर के विद्वान आते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो छायावादी हिंदी गद्य, इस युग में हिंदी का साहित्य रूप में अनेक पूर्व उत्कर्ष पर पहुंच गया। देखो इस टाइम में क्या हुआ, हिंदी गद्य बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई को छू लिया, ठीक है, यानी वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। छायावादी युग में कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। देखो धीरे धीरे तेज गति पकड़ रही है। छायावादी युग में प्रेमचंद लेखक थे, जयशंकर प्रसाद जी ऐसे लेखक थे, निराला लेखक थे, महावीर देवी वर्मा, ये सब लेखक थे जो छायावादी के लेखक कहलाते थे, और इन्होंने ये सब चीज़ों में अहम भूमिका निभाए, हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ये सब लेखकों ने छायावादी गद्य साहित्य को समृद्ध किया, आगे बढ़ाया। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध के लेखक इस युग में भी गद्य लेखन कर रहे थे। देखो आने इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, द्विवेदी युग के हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, तो इस टाइम में जो लेखक यहाँ पे काम कर रहे थे ना, जो आगे इसको बढ़ाने का काम कर रहे थे ना, वही सेम लेखक इसमें भी आए और यहाँ भी हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। इसका मतलब है कि उन लोग के पास नॉलेज तो पहले से था और यहाँ भी उन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मतलब हिंदी गद्य की विकास तेजी से होने लगा। अब देखते हैं छायावादोत्तर हिंदी गद्य, यानी जो छायावाद के बाद का जो युग आया, यानी इसके बाद, तो उसी को बोला गया छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद, ठीक है। देखो छायावाद के बाद के समय को हिंदी गद्य में छायावादोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यह युग हिंदी गद्य के लिए सार्वजनिक विकास का काल है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि ये लास्ट पीरियड है, लास्ट टाइम है ये, जिसमें अनेक गद्य विधाओं का बहुमुखी प्रगति देखने को मिलती है, यानी अलग अलग विधाओं का बहुमुखी प्रगति देखने को मिलता है। अनेक लेखक यहाँ पे अपना योगदान देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, वो अपना विचार देते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं। इस युग के लेखक ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नए आयामों को स्थापित किया, मतलब अलग अलग कहानी इन्होंने आगे बढ़ाया, उपन्यास को आगे बढ़ाया, आलोचनाएं को आगे बढ़ाया। आलोचना मतलब जैसे कोई भी चीज़ में अगर गलती होगी तो उसको सुधारने के लिए गलतियां ठहराना, ये सब चीज़ों आदि क्षेत्रों में नए आयाम को स्थापित किया इन्होंने, ठीक है।